सब डिवीजन गुलमर्ग के अगर हम लिंक रोड्स की बात करें तो उनकी हालत जो है दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। यहाँ पर जब हमारे आम लोगों से बात हुई तो उन्होंने सख्त नाराजगी का इजहार किया। अगर हम इस वक्त बात करेंगे, इस वक्त जो वातलपुरा से लेकर जो नंबलनार तक रोड जाता है, जो गोईवारा के बीच में जाता है, कई जगहों पर जो है रोड निकल आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आम लोगों को सख्त मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ के आम लोगों ने जो गवर्नमेंट इंतजाम के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस सड़क पर जो है जल्द से जल्द तवज्जो देने की अपील की, ताकि यहाँ चलने फिरने में लोगों को किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। फिलहाल आपको सीधे टंगमर ले चलते दिखाते क्या कह रहे हैं इस सवाल से। इंटरनल लिंक्स है, मोस्ट ऑफ द इंटरनल लिंक्स जो कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारी, ये जो हमारा ब्लॉक है टंगमर का ब्लॉक है, इसमें जितने भी हमारे छोटे मोटे गांव पड़ते हैं और जितने भी ऑलमोस्ट सारे जो लिंक रोड्स है, इंटरनल लिंक्स है जो इन बिटवीन द विलेज के थ्रू जा रहे हैं, तकरीबन हर एक रोड की जो हर एक सड़क की जो हालत जो है वो बहुत ख़राब है। जो वातलपुरा टू नंबलनार का जो लिंक रोड है, इसके बारे में अगर थोड़ी बहुत इस पर थोड़ा काम हो जाता तो शायद जो हमारे जो लोग हैं वहाँ पे या जितने भी अवामुल नास है उनकी मुश्किलातों का थोड़ा बहुत अजाला हो जाता है। क्योंकि आप देख लीजिए रोड कनेक्टिविटी का जो है सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहता है ह्यूमन लाइफ्स पे। अच्छे रोड का होना, अच्छी सड़क का होना बहुत ज़्यादा वो अहमियत रखता है। लिहाजा हमारी यही गुजारिश है जितने भी इंटरनल लिंक्स है, खासकर जो है नंबलनार टू गोईवारा जो लिंक रोड है, इसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए। इसकी जो खस्ता हाली है इस पर थोड़ा बहुत काम किया जाए ताकि जो लोग हैं इनकी मुश्किलातों का अजाला हो। टंगमर्ग एरिया की बात करूं, यहाँ बेशतर जो रोड है उनकी हालत बहुत ही ख़राब हुई है। अगर मैं नंबलनार या इस जो कलंतारा एरिया है वहाँ से बहुत सी जगहों पे रोड अब निकल आया है, लोगों को बहुत सारे मुश्किलात आ रहे हैं चलने में। साथ साथ मैं अगर बात करूं काजीपुरा रोड की या त्रेरन के हवाले से, वहाँ भी रोडों की हालत बहुत ही ख़राब है जिससे लोगों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। मैं इंतज़ामिया से अपील करती हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन रोडों की तरफ खुदारा तवज्जो फरमाए ताकि लोगों को आसानी होगी चलने फिरने में। यम हेकन पन इलाकन अंदर पन जिम्मेदारी नख वल अवाम नास दिन अत बारस अंदर यह पैगाम कि ड्रग्स नुकसान कोता कौम तबाह। ड्रग एडिक्शन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज हमारे नौजवान भाई बहनें सभी आज ड्रग्स कर रहे हैं। ड्रग्स हमें अच्छा सबक नहीं देता है, हमें ड्रग्स नहीं करना चाहिए। रटो यथ अनो आब या तम चीज मो करो तम शुरन इन पे बुरा असरात वातन। हम फिर से तमाम लोगों से अपील करते हैं कि जो ये ड्रग्स की जो ये वबा फैली हुई है इसमें हम सब का रोल बनता है। डेवलपमेंट ऑफिसर टंगमर्ग की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पे आए। एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, आज जो इंटरनेशनल ड्रग डी एडिक्शन डे हमने यहाँ पे ब्लॉक हेडक्वार्टर में मनाया है, हमारी मैसेज यही रहेगी सभी लोगों से, सभी दोस्त अहबाब जो यहाँ पे आए भी थे, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर आए थे, आशा वर्कर आए थे, स्कूली बच्चे भी आए थे, सभी से हमारी यही मैसेज रहे कि जो ड्रग एडिक्शन की जो वबा फैली हुई है इसमें हम सबका रोल बनता है। हमें सभी को अपनी अपनी तरह से अपना रोल अदा करना पड़ेगा इसमें, तब जाके हम इस वबा से नजात पाएंगे। साथ साथ हमने जो इनसे ये भी गुजारिश की है, जो ये सेल्फ मेडिकेशन आज ज़्यादा हो रही है तो सेल्फ मेडिकेशन के लिए हमें नहीं जाना चाहिए। अगर किसी में कोई मसला है उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेनी चाहिए, तब जाके मेडिसिन लेनी। ऐसी सेल्फ मेडिकेशन से ये बहुत बड़ी खतरनाक वबा फैल रही है। सेल्फ मेडिकेशन से इसी के साथ साथ फिर इंसान ड्रग एडिक्ट बन जाता है। जगह 24/7 में आपका खैर मकदम और मैं नदीम इस वक्त सोपोर के अचबल इलाके में मौजूद हूँ। और यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन प्लांट अगर की हम बात करें, यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन को बताऊँ वो पैन करके दिखाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो है इसकी इनॉग्रेशन की थी 6 जुलाई 1989 में जो है इसकी इनॉग्रेशन की थी और लगभग 1.5 करोड़ रुपया, तब का 1.5 करोड़ रुपए की अगर हम बात करें इस फिल्ट्रेशन प्लांट को जो है बनाया गया था। और अचबल रफियाबाद इलाके की बात करें तो यहाँ के लोगों को कहा गया था कि आपको जो है फिल्टर करके पानी मिलेगा। और अगर हम इस वक्त की बात करें, ये फिल्ट्रेशन प्लांट आप विजुअल्स में खुद देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये बेकार पड़ा हुआ है। तब का 1.5 करोड़ रुपया जो जल शक्ति डिपार्टमेंट ने तब लगाया था। और अगर हम आज की बात करें 2022 चल रहा है और अगर हम आज की वैल्यू की बात करें तो लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा जो है ये अमाउंट बनता है। और ये इस फिल्ट्रेशन प्लांट की जो है
पोजीशन इस वक्त आप खुद देख सकते हैं विजुअल्स में, किस तरह से जो है ये इसकी हालत है, ये किस तरह से जो है ये बेकार है और किस तरह से जो है यहाँ की कंडीशन आप खुद अपने विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये लोग अचबल इलाके के लोग सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। और पीने की पानी की अगर हम बात करें, लगातार जो है जल शक्ति डिपार्टमेंट बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हर घर में जो है नल होगा, हर घर में जो है जल मिलेगा, लेकिन अगर हम इस अचबल इलाके की बात करें, काफी वसी इलाका है और यहाँ के लोगों का कहना है कि हम जो है रॉ वाटर पीते हैं, दरिया से जो है डायरेक्ट इनको पानी वहां पे यहाँ पे एक टैंकी बनाई गई है और उस टैंकी में जो है लगभग 20 घंटे लगते हैं उस पानी को चढ़ने के लिए, और जो ही पानी वहां पे चढ़ता है उसके बाद जो है इस इलाके को पानी दिया जाता है। और ये इस फिल्ट्रेशन प्लांट की अगर हम बात करें, ये हालत है, आप खुद देख सकते हैं कि अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है ये बेकार है। और ये सारा अगर हम देखें 1.5 करोड़ रुपया जो सरकार ने इस पे खर्च किया वो सारा जो है वो जाया हो चुका है और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि नए फिल्ट्रेशन प्लांट दिए जाएंगे। अगर सरकार चाहे तो इस फिल्ट्रेशन प्लांट को जो है ठीक कर सकती है और लगभग अगर हम देखें 10 से 15 लाख रुपए जो है इस पे खर्चा लगेगा, उसके बाद जो है ये फिर से एक बार फंक्शन में आ सकता है। हमने खुद भी देखा कि किस तरह से जो है यहाँ पे ये हालत है इस फिल्ट्रेशन प्लांट की, जो लगभग 20-22 साल से जो है कंप्लीटली बंद पड़ा हुआ है और लोग सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। और किस तरह से जो है अगर हम देखें यहाँ के लोग सफर कर रहे हैं, अगर जी ये फिल्ट्रेशन प्लांट 1.5 करोड़ रुपया लगाकर बनाया गया था और लोगों को ये वादे किए गए थे कि यहाँ पे जो है इस फिल्ट्रेशन प्लांट से जो है आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन को बताऊं एक बार वो यहाँ पे पैन करके दिखाए, यहाँ पे जो है मुलाजिमों के लिए एक नाइट स्टे के लिए हट भी बनाई गई थी, वॉशरूम भी अवेलेबल है, लेकिन हालत इतनी खस्ता है यहाँ पे बड़े बड़े जो है अब झाड़ियाँ जो है यहाँ पे अब उगी है क्योंकि यहाँ पे जो है मुलाजिम नहीं आते हैं। यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि ये मुलाजिम जो है सड़कों पे घूमते रहते हैं, लेकिन अगर इतनी जगह होके भी जो है वो सड़कों पे देखने को मिल रहे हैं और जिसके चलते अगर हम इस अचबल इलाके की बात करें तो लोग परेशान हैं, लोग सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ के मुकामी लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आया ये फिल्ट्रेशन प्लांट कब बनाया गया था और कितना पैसा इस पे इन्वेस्ट किया गया था। और उसके बाद जो अगर हम आज की बात करें 2022 में जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हर घर में जल होगा, लेकिन इस अचबल इलाके की बात करें तो किस तरह से जो है लोग सफर कर। बदकिस्मती की बात है कि 89 में जिस गर्ज से हमारा फिल्ट्रेशन की दाग बेल डाली गई थी, दोबगा से हमारा जो पानी है रिवर जहलिम जो है इसका सोर्स है, वहां से ये पानी आता था और अचबल ओएसडी में चला जाता था। इस पे न सिर्फ अचबल है बल्कि अचबल के तकरीबन 8-10 महल्ले और इसके साथ साथ हमारा छट्टीपोरा का एक गांव है, इसी तरह से यदीपोरा है, लोरी हामा है, इवन कि हमारी अलसफा कॉलोनी जो इसी पर थी। लेकिन बदकिस्मती से कि इसको डिफंक किया गया है, पता नहीं सरकार ने किस वजह से इसको डिफंक रखा है, हालांकि करोड़ों रुपए इस पे खर्चा किया गया। और बदकिस्मती की बात है जब भी यहाँ समर्स आते हैं तो अचबल को खास तौर से इस गांवों को पीने के पानी के हवाले से जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरा मुतालबा है आपकी रिपीटेड चैनल के जरिए से सरकार से, खास तौर से पीएचई दोनों विंगों से, चाहे वो मैकेनिकल विंग हो चाहे वो सिविल विंग हो, उनसे मेरा पुरजोर मुतालबा है कि इसको फिर से इसको बहाल करने की जरूरत है। ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट है इसको बहाल करने से जो हमारी ओएसडी टंकी जो अचबल में है ये 20 घंटे इसको लगते हैं पुर होने में। अगर ये फंक्शनल बन जाएगा, अगर इसको कारामद बनाया जाएगा तो उसको सिर्फ 8 या 10 घंटे लगेंगे सिर्फ पुर होने में। तो मेरा पुरजोर मुतालबा है, आबादी का पुरजोर मुतालबा है महकमा जल शक्ति से। और दूसरा जो मैं आपके जरिए से सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा, खासतौर से जल शक्ति के महकमा तक पहुंचाना चाहूंगा, वो ये है कि और एक ओएसडी अचबल को मंजूर हुई है महकमा की तरफ से, जो यहाँ की आबादी ने बार बार उनको ये कहा था कि हमें और एक टंकी यहाँ दी जाए, तो वो आई है, वो सैंक्शन भी हुई है। हमारा मुतालबा है कि उस पर फौरी तौर अचबल में उसको फौरी तौर उस पर काम शुरू किया जाए ताकि आबादी को जो पीने के पानी के हवाले से जो मुश्किलात है वो उस पर किसी हद तक काबू पाया जा सके। और दूसरा मैं आपके जरिए से सरकार तक पहुँचाना चाहूँगा, हमारा जो पैडी यहाँ फील्ड है हमारा जो है उसको भी आबपाशी के हवाले से ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना रहता है आज भी। लेकिन जो हमारी अचबल की एक तो हाई लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो उसका सेकंड जो फेज है जो छट्टीपोरा से फिर हमारे फील्ड में चला जाता है, उस पर भी काम करने की आप देखेंगे तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट के दावे किए जा रहे हैं मरकजी सरकार की तरफ से और यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से निचली सतह पर मुझे लगता है कि लोग गोनागो मसाइल और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मुतहरिक करने की जरूरत है। हमारी डीसी साहिबा जो आई है वो आए दिन दौरा करती है, लेकिन दूर दराज जो हमारे गाँव देहात के इलाके हैं उनकी तरफ उस
उस तरफ बहुत ही कम ध्यान उनका रहता है। मेरा मुतालबा है आपकी चैनल के जरिए से उनसे कि वो गाँव देहात में आए, हमारे अचबल वाले एरिया में आए और यहाँ देखे कि लोग किन मसाइल और मुश्किलात का सामना करते हैं। और दूसरा जो सरकार में आपने कहा कि दावा जो सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि निचली सतह पर लोगों के जो मसाइल है, छोटे छोटे मसले और मसाइल है, उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। जो मैंने कहा है कि इस वक्त जो ऑन प्रायोरिटी है वो ये है कि जो इरिगेशन का पीक सीजन चल रहा है, इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसमें कहीं फंक्शन करान पन किन गई तमाम कुन जाए गई योर आए वह मिनिस्टर तय अफसर तय तमो दोपस कैंचन दोहन अंदर ट्रांसफार्म तथ गया जुबही चलान गई पान वफद हेत यह सा यह डी कामस नश तकरीबन 3-4 लट तम दोपन कर तुम पोस्ट सैंक्शन मूजूब तुम सह ट्रांसफार्म ती योर गपान पावर कि हेको तुम कर तूत तंग आम पावर आब दात ट्रैक्टर मज आब अना टेलर मज आब अना रेडर मज आब अना तह चलान पे घर पन सती। तो देखा आपने कि किस तरह से जो है लोग सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम अचबल इलाके की बात करें, जो बड़े बड़े दावे जल शक्ति डिपार्टमेंट कर रही है कि किस तरह से जो है लोगों को पानी दिया जाएगा। ये जो जख्मी होते हैं ये अपनी गलतियों की वजह से होते हैं। बाय द वे कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि मतलब बालू अचानक अटैक कर देता है, लेकिन ये लोग इन्होंने 200, मैंने खुद देखे 200 लोग ये इसके पीछे पड़े थे। तो ये अपने बचाव के लिए फिर ये अपना बचाव करते करते ये लोगों को अटैक करता रहता है। जितना हम इसको एग्रेसिव करेंगे उतना ये अटैक करता जाएगा। इसलिए हम वही मैंने लोगों से बार बार सुबह सवेरे हम 7 बजे से यहाँ सर्च कर रहे हैं। हमने लोगों से यही भी रिक्वेस्ट की, मेहरबानी करके आप अपने घरों में बैठे, हमें आता है अपना काम, हम अच्छी तरीके से अपना काम जानते हैं, लेकिन प्लीज मेहरबानी करके हमेशा मैं यही कहता हूँ, हर वक्त यही कहता हूँ, क्योंकि ये वाइल्ड है। वाइल्ड मीन्स मतलब जंगली ये कभी ये नहीं देखता है, क्योंकि इसको एक्चुअली हैबिटेट भी मिला है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ आगे पीछे अगर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट टाइप के हैं, तो इसलिए ये आया है यहाँ पे। लेकिन हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसको आज ट्रंकलाइज करने में या कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लोगों पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर, पुलवामा, साउथ कश्मीर की बात करें तो रात गए एक खबर हमने आपको बताई थी कि जिसमें 5 लोग बियर ने जो यहाँ पे जख्मी कर दिए थे। उसी में यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ टीम वो सवेरे सवेरे यहाँ पहुंची थी, कल भी और आज भी इस टाइम पे 7 बजे यहाँ पे पहुंची और 7 बजे से वो सर्च ऑपरेशन, अपना सर्च अभियान चला रही है वो उसको बियर को ढूंढने में, जिसमें 5 से 6 लोग यहाँ पे जख्मी हुए थे। उसी हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पे लोगों को हिदायत दी गई है कि लोग अपने घरों से ना निकले, खेतों की तरफ ना निकले, अपने बच्चों को घरों में ही रखे ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि वाइल्ड लाइफ वालों ने बोला है कि ये जानवर जो होता है ये वाइल्ड होता है, तो वाइल्ड का मतलब आप समझते ही है, तो वो जंगली जानवर वाइल्ड ही होता है, क्योंकि वो किसी को ये नहीं देखता है कि ये औरत है या मर्द है या बच्चा है या बूढ़ा है, वाइल्ड उसी को बोला जाता है। उसी हवाले से लोगों को ये बताया गया, लोगों को ये हिदायत दी गई है कि लोग घरों में बैठे, लोग घरों से बाहर ना निकले और खेतों की तरफ ना निकले। वाइल्ड लाइफ की जानिब से ये भी सुबह सुबह अनाउंसमेंट की गई है। मुजामिल, JK24/7, मलपोरा, पुलवामा। नाम है हाजी मोहम्मद यूसुफ खान, हम बनबदपुरा के रहने वाले हैं। फरवरी मार्च 21 मार्च से हमारा ये गांव जो है गुप अंधेरे में पड़ा है। ट्रांसफार्मर लाया थे 21 मार्च को शाम को इन्होंने इसको कनेक्शन दे दिया। 22 मार्च को ये सड़ गया। उसके बाद फिर इन्होंने ले लिया 8 दिन के बाद। 1 महीना ये फिर उधर रहा वर्कशॉप में। 1 महीने के बाद इन्हें फिर दोबारा लाया। इसी तरह ये करते रहे, 2-3 दफ़ा ये सड़ गया और लाते रहे। आज तक इसको ठीक नहीं किया है। हम 2-3 दफ़ा गए अफसरान वाला के पास, उनकी नोटिस में लाया, उनको रिक्वेस्ट किया कि हमारे गांव में ये प्रॉब्लम है, मगर उनको टच मस नहीं हुआ। हम गवर्नमेंट से आपकी इस चैनल की वसात से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे गाँव में जो प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है, इसको दूर किया जाए। हम आशिक हुसैन शाह है, हम बनमैदानपुरा बी में रहते हैं, ब्लॉक बोगरा। हमें ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम है, हर साल ये प्रॉब्लम होती रहती है। 21 जैसे हाजी साहब ने बताया आपको अभी, 21 मार्च 2022 यह खराब हो गया, फिर हमने ले लिया। किराया भी अपने खुद जेबों से निकालना पड़ता है, हमें जमा करना पड़ता है। ये इलाका जो है पसमानदा इलाका है, हमें पैसे जमा करने पड़ते हैं, फिर कुबाड़ा लेना पड़ता है वर्कशॉप, और वहाँ पर ये कहते हैं कि 10 दिन 15 दिन इंतजार करो। जब हम इंतजार करते हैं और वहाँ से ट्रांसफार्मर वापस ले आते हैं तो 1 दिन भी नहीं निकलता है। रात को जब ये इंस्पेक्टर लाइन में वगैरह कनेक्शन देकर चले जाते हैं तो सुबह हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर फिर से सड़ जाता है, सड़ा हुआ होता है। तो हमें ये मालूम नहीं होता कि वहाँ पे ये इस ट्रांसफार्मर की बॉडी में क्या लगाते हैं।
फिर जब आला हुकाम के पास जाते हैं वो भी वहाँ से इनकार करते हैं कि अगर अगले बार ये सड़ गया तो यहाँ नहीं आना है। हमें क्या पता है कि इस ट्रांसफार्मर में क्या होता है, लेकिन जब ये फीस का वक्त जब आता है, बिल का वक्त जब आता है, वो हमारे शहरों में पहुंच जाते हैं। सुबह सवेरे हम चाय ही पीते हैं, वो सुबह सवेरे पहुंच जाते हैं कि हमें बिल दे दो, वरना हम आपकी जमीन या कुछ और प्रॉपर्टी रिकवर करेंगे। तो हम लाइट देखते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ते हैं, वो इन मुश्किलात का सामना करते हैं, वो पढ़ ही नहीं सकते, लाइट का कोई इंतजाम ही नहीं है। मेहरबानी करके तवज्जो दें ताकि हम आपकी वसादत से ये अपनी बात उन तक पहुँचाए। शायद हो सके कि इनको कुछ और इबरत आए और हमारा ये पसमानदा इलाका जो है इस गुप अंधेरे से निकल पड़े। शुक्रिया। जिले कुपवारा के वादी लोलाब के मैदानपुरा बी के मुकामी बाशिंदों ने महकमे पीडीडी के खिलाफ एक जोरदार एहतजाज दर्ज किया और इल्जाम लगाया कि बिजली ट्रांसफार्मर मार्च के महीने में खराब हुआ, जो अभी तक ठीक नहीं किया गया। मज़कूरा लोगों ने महकमे पीडीडी के दफ्तर के चक्कर काटे, मगर आज तक ट्रांसफार्मर को ठीक नहीं किया गया। इसके नतीजे में मुकामी लोग गुप अंधेरे में हैं। स्कूली बच्चों के इम्तहानात भी चल रहे हैं, जिसके लिए मोमबत्ती का इस्तेमाल उन्हें करना पड़ता है। मुकामी लोगों ने जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा को मुदाखलत करने की अपील की। बेसूरत दीगर मुकामी लोगों ने चक्का जाम और बिजली फीस न भरने की भी धमकी दी। देखिए 24/7 के लिए कुपवारा से रियाज भट्ट की है। अभी हम गवर्नमेंट हाई स्कूल बबोर में है और जहाँ पे आप देख सकते हैं 76 बटालियन CRPF की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप यहाँ पे रखा गया है सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, जब भी लाइन आर्डर की सिचुएशन ख़राब होती है CRPF ही उस सिचुएशन को ठीक करती है और CRPF की तरफ से ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया है। फ्री मेडिकल चेकअप यहाँ पे हो रहा है, साथ साथ मेडिकल भी दी जा रही है। पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े हैं CEO, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपको वेलकम है। थोड़ा सा आज के दिन के हवाले से बताएं, किस तरह से यहाँ पे प्रोग्राम आपने रखा है और इस प्रोग्राम के तहत लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और इस प्रोग्राम का कितना फ़ायदा लोग उठा रहे हैं? ये सिविक एक्शन प्रोग्राम जो CRPF कराती आती है हर साल के हिसाब से, मतलब कराती रहती है। इसी में सेक्टर ऑफिस IG और DIG जम्मू और DIG रेंज के डायरेक्शंस के अनुसार बटालियंस को काम इस तरह के सिविक एक्शन प्रोग्राम कराने का टास्क मिलता है। उसी के अंतर्गत ये मेडिकल कैंप 76 बटालियन यहाँ लगा रही है बाम्बोर में। ये हमारा चौथा मेडिकल कैंप है। कुल मिला के हमको 5 मेडिकल कैंप लगाने हैं। उसी के अंतर्गत ये मेडिकल कैंप लगाया 3 जम्मू में और 2 डोडा में। उसी में फ्री इलाज के लिए ये कैंप लगाया गया है। गांव रिमोट एरिया में, जहां पर लोग रिमोट एरिया में है, इवन हॉस्पिटल तक भी रोज़मर्रा का काम करने वाले नहीं पहुंच पाते हैं, बुजुर्ग हैं, लेडीज़ हैं, तो उन लोगों के लिए फ्री मेडिकल कैंप है। इसमें आके अपनी दवाई वगैरह ले सकते हैं, अपनी बीमारी का बता सकते हैं, इलाज करा सकते हैं। फर्दर भी चेकअप के लिए उनको कोई एडवाइस होती है वो भी हमें डॉक्टर्स दे देते हैं, तो उससे गाइडेंस ले करके अपने आप को ठीक रख सकते हैं। पर्पस इसका यही है कि जहाँ रिमोट है, गाँव के अंदर तक जाना है, रिमोट एरियाज़ में जाना है, जनता से एक रेपो एस्टेब्लिश करना है कि CRPF सुरक्षा के अलावा आप लोगों की सेवा के लिए भी है कि उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो हर कैंप में आकर अप्रोच कर सकते हैं। लोग किस तरह से रेस्पॉन्स आपको दे रहे हैं, क्योंकि दूर दराज का इलाका ये है, किस तरह से लोग आ रहे हैं और अभी तक कितने लोगों का चेकअप यहाँ पे हुआ? मैंने जो भी कैंप लगाया है, जब भी मैं अभी ये वाला कैंप लगाया उसके पहले मैंने लगाए थे, लोगों का रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहता है। लोग आते हैं, भरपूर आते हैं, जो जिनको हो सकता आते हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, उनको इससे फ़ायदा भी मिलता है। और अभी तक के हिसाब से जो मुझे बताया गया है, जब कैंप शुरू हुआ है फिर करीबन 100 के आसपास का हो गया, करीबन 150-200 और आने का उम्मीद है कि 150-200 और करीबन का चेकअप करा लेंगे। तो इसके अलावा कौन कौन से इलाके में आप जाएंगे, इस तरह के प्रोग्राम करेंगे? मैंने बताया ना, जैसे CRPF की बटालियन जो भी हैं, CRPF जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हम जम्मू में बात करें तो उसमें सभी लोग इस तरह के कैंप कर रही हैं। तो हम जो एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जैसे मेरा एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी जम्मू है प्लस डोडा में मेरा 2 कंपनियां हैं, तो हम लोग जम्मू और डोडा में लगाएंगे। हमने जम्मू में 3 लगा लिया, 2 डोडा में लगाएंगे। ऐसी भदरवा में 33 बटालियन है या और रजौरी है, पुंछ है, हर जगह पर जहाँ CRPF का अपना एरिया है वहाँ इस तरह के मेडिकल कैंप और अदर तरीके के सिविक एक्शन प्रोग्राम CRPF की बटालियन ऑर्गेनाइज कर रही है। जैसे सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आपने आज मेडिकल कैंप यहाँ पे किया, इसके अलावा कौन कौन से प्रोग्राम आप करेंगे डोडा के अंदर, खास करके हम डोडा की बात करें? हम अपनी बटालियन की बात करें तो हमको तो इस साल ये मेडिकल कैंप ही करने हैं। आगे कुछ और टास्क मिलेगा, कुछ और ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएगा, CRPF के डायरेक्टर शिवाजी के हमको करेक्ट पता चलेगा, और स्पोर्ट्स हो गया या कुछ और कल्चरल प्रोग्राम हो गया या कोई ट्रेनिंग सेशन हो गया, काम कराने का, यूथ को ट्रेनिंग देना, इस तरह का है।
तो वो हम करेंगे। लेकिन और सीआरपी यूनिट्स जो है मेडिकल कैंप के अलावा ये सब काम दूसरी सेवा यूनिट्स भी कर रही हैं। तो जैसा जैसा जो हमको टास्क मिलेगा वो हम करेंगे उसके अंदर। जिस तरह से हमारी यूथ जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स के साथ जुड़ी हुई है और हमने देखा कि पुलिस के तहत भी एक प्रोग्राम डोडा के अंदर किया गया था, क्या सीआरपीएफ की तरफ से आने वाले टाइम में इस तरह का प्रोग्राम डोडा के अंदर भी किया जाएगा? हाँ, किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। पुलिस कर रही है तो हम लोग भी आगे का प्रोग्राम ऐसा हो सकता है। जैसे सेफ्टी एक्शन प्रोग्राम मेडिकल कैंप लगा रहे हैं तो हम ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर या उसको दूर करने के लिए काउंसलिंग वगैरह वो भी हम कर सकते हैं आगे, और ये भी आगे होने के पूरे चांसेस हैं इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मेरे साथ इसी इलाके के सरपंच हैं, इनसे बातचीत करते हैं। थोड़ा सा अपना नाम बता दीजिए और आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या बताना चाहोगे? मेरा नाम मोहम्मद सदीक है, मैं सरपंच पंचायत हल्का बबोर। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ 76 बटालियन सीआरपीएफ का, जिन्होंने इस पंचायत को इसके काबिल समझा कि यहाँ के लोगों की जो मजबूरी है, यहाँ के लोगों का जो आशा थी और सीआरपीएफ के द्वारा, और इंशाल्लाह इनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई भी मेडिकल कैंप नहीं देखा था और आज हम शुक्रिया अदा करते हैं सरकार को और खासकर सीओ साहब का कि इन्होंने हमारी पंचायत में एक कैंप लगाया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पे देखा आपने किस तरह से जो है सरपंच भी बता रहे हैं और सीओ से जब हमने खास बातचीत की उनका यही कहना था कि इस तरह का प्रोग्राम अलग अलग जगहों पे करेंगे और 76 बटालियन जो है सीआरपीएफ वो इस तरह का प्रोग्राम कर रही है। फ्री मेडिकल कैंप जो है डोडा के गांठ इलाके में कर रही है और भीड़ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इस स्कूल में है, जो हाई स्कूल यहाँ पे है। यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं किस तरह से है, किस तरह से लोग आ रहे हैं। और हम देख रहे थे कि मेडिसिन भी बहुत अच्छी रखी गई है। काफ़ी बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, जो बुजुर्ग लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा नहीं जा पाते हैं या जो अलग अलग इलाकों में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे नहीं जा पाते हैं, उनके लिए खास करके प्रोग्राम रखा गया है। और जिस तरह से सीओ ने बताया कि अलग अलग जगहों पे इसी तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, खास करके हम जम्मू की बात करें, डोडा की बात करें। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो है एक शख्स को अभी चक्कर भी आया है, किस तरह से जो है वो शख्स उसको पानी पिलाया जा रहा है यहाँ पे। और ये सारे आप लोग देख सकते हैं पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर हैं और इनके कुछ सीनियर साथी भी, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या बताना चाहोगे पूरे शहर के अंदर जिस तरह से आपने रौंड दिया, एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने की कोशिश की, सरकार को जगाने की कोशिश की, अभी तक कोई बीच का रास्ता निकला? क्योंकि कल भी आपसे बातचीत हुई थी, कल तक कोई भी रास्ता बीच का नहीं निकला था। 24 घंटे की आपने फिर से कॉल दी थी। आज आपने जो प्रोटेस्ट निकाला, एक शख्स को चक्कर भी यहाँ पे आया है। वसीम साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया, जितने भी यहाँ मीडिया कर्मचारी हैं सबका शुक्रिया। आज हमारा ये प्रोटेस्ट जो है पूरे जम्मू प्रोविंस में जितनी हमारी पीएचई की डिवीजनें हैं, हर एक डिवीजन में ये प्रोटेस्ट है, इसलिए कि सरकार को जगाने के लिए। बहरहाल सरकार ने हमारे साथ पिछले 30 साल से नाइंसाफ़ी की है। डेली वेजर जो जम्मू कश्मीर का है वो दर दर की ठोकरें खाता है। काम तो हम डिपार्टमेंटों का करते हैं लेकिन खाते पीते हम अपने घर से हैं। आप ये देख रहे हैं कि जुल्म का इंतहा, जुल्म की ये इंतहा है कि हमारा डेली वेजर जो चक्कर आके गिर जाता है, इसका मतलब ये है इसको घर में खाने के लिए पूरा राशन जो है नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। वो इसलिए कि सरकार इस वक्त जुल्म की इंतहा हम पे कर रही है। हमारी डिमांड जो पिछले 30 साल से चल रही है, 1994 के बाद जम्मू कश्मीर में हमारे डेली वेजर के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है। हालांकि यहाँ 1994 के बाद बाज़ाब्ता तौर एक एसआरओ चौहट बना हुआ है, जिसके तहत 1994 में यहाँ के बहुत एक बड़ी तादाद में डेली वेजर थे जो उस वक्त की एलजी सरकार ने उनको रेगुलर किया था। उसके बाद यहाँ के डेली वेजरों को, यहाँ के आर्जी मुलाजमीन को यहाँ की सरकारों ने सिर्फ एंगेज किया, इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, इनकी रेगुलराइजेशन की तरफ, इनके घरों की तरफ, इनके बच्चों की तरफ किसी ने नहीं देखा। बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। हालांकि बीच में से 2010-2011 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है सेम वर्क सेम पे, उस पर भी ये खड़े नहीं उतरे। इधर से तो हमारी पुलिस हमें बोल रही है आप गैर कानूनी करो, आप हमें परमिशन नहीं ले रहे। हम कितनी बार परमिशन ले लेंगे सरकार से? सरकार इस वक्त खुद गैर कानूनी काम कर रही है, हमारे डेली वेजरों का शोषण हो रहा है। ये बड़ी एक समझने वाली बात है। सरकार से कोई बातचीत हुई है? आपकी जो हायर अथॉरिटी उनसे कोई बातचीत हुई है? हायर अथॉरिटी से अभी तक कोई बात नहीं हुई, लेकिन आज हमने इतना किया, जो हमारी रैली आज यहाँ पुलिस स्टेशन से होते हुए, डाक बंगले से होते हुए, वहाँ बीजेपी दफ्तर से होते, वहाँ बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे स्वामी राय जी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, उन्होंने हमारे साथ बात की। उन्होंने ये कहा कि हमारे जो यहाँ एक्स एमएलए है परिहार जी, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर बात भी की और हम हर बार हर मीटिंग में बात करते हैं कि डेली वेजरों का मसला जो है इसको हल किया जाए। हमने भी उनको क्लियर कट किया है। हमने बात ये बोली कि अगर क्लियर आप लोग बीजेपी वाले इस वक्त सत्ता में हैं, अगर इलेक्शन जीतना चाहते हो, अगर इलेक्शन से पहले डेली वेजरों का मसला आप हल करोगे तो हम आपके साथ हैं। हमारा वोट जो है वो आपके लिए है, ऑटोमेटिकली आप क्रेडिट आपको जाएगा। अगर खुदा न खास्ता आप लोगों ने हमारा मसला
इलेक्शन से पहले नहीं किया, बीजेपी वालों ने रेगुलराइजेशन डेली वेजर्स की शुरू नहीं की, तो ये ख्वाब आप छोड़ दो कि आप यहाँ से एक सीट भी ले जाओगे। हर जगह जहाँ भी आपका क्या कहते हैं धरना होगा, जहाँ आपकी कोई मीटिंग होगी, जहाँ की आपकी कोई कॉन्फ्रेंस होगी, आगे से हम ये माने कि अगर आपकी डिमांड को पूरा नहीं किया जाएगी हड़तालें बढ़ती जाएगी। जनाब हड़ताल बिल्कुल एक्सटेंड हो जाएगी। आज शाम तक जो एक्सटेंड हुई है, अगर सरकार ने हमारे साथ बात नहीं की, नेगोशिएशन नहीं की, रेगुलराइजेशन शुरू नहीं की, मिनिमम वेज एक्ट जो है लागू नहीं किया, ये और बढ़ती जाएगी। तो ये साफ तौर पे देख सकते हैं, आप उस शख्स से भी बात करेंगे जिसको चक्कर आया है, उनसे भी बातचीत करना बहुत जरूरी है। सर थोड़ा सा बताएं कि कब से आप इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और क्या दिक्कत आ रही है, अभी आपको चक्कर भी आया? सर मैं PhD डिपार्टमेंट में ITI प्लम्बर हूँ। 15 साल से मैं ITI प्लम्बर में 15 साल से मैं इस काम कर रहा हूँ। मुझे सबसे पहले अफसोस तो ये हुआ जब हम बीजेपी दफ्तर के गए, वहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी के उन्होंने सोमराज जी ने बोला कि हमने 75 रुपये आपको बढ़ाए। मतलब 5 साल से पहले हमें 750 थे, 5 साल के बाद 75 रुपये बढ़ाए। इतना बड़ा काम किया बीजेपी वालों ने हमारे लिए। जो मुझे सुबह ही घर से फोन आ गया, मुझे मिसिस ने फोन किया कि मास्टर प्रिंसिपल ने यहाँ से लेटर भेजा कि आप दोनों बच्चों की फीस अदा करो। एक ही अगस्त 2021 से बकाया है, एक ही जनवरी 2022 से बकाया है। आप खुद ही बोलो मैं कहाँ से लाऊं वो फीस? धक्का मारा, उसके बाद हम बीजेपी सरकार बताना चाहोगे सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? जिस तरह से 75 रुपये आपके बढ़ाए हैं, सरकार को क्या बताना चाहोगे? सरकार को ये बताना चाहूंगा कि जब दफा 370 में उन्होंने 1 घंटा नहीं, मतलब एक रात में कर दिया, तो 60,000 डेली उनको मसला क्या है? कितना बड़ा मसला है? जब इतनी स्टेट को छोटी बना दिया, दफा 370 तोड़ा, 35A तोड़ा, एक रात में, तो ये 60,000 लोगों का मसला क्या है? अगर आपकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा, अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम इससे खतरनाक होगा। फिर हम भूख हड़ताल पे भी आ बैठेंगे, इस तरह बैठ जाएंगे, यहाँ पर बंद कर देंगे। जो काम करेगा, देखिए आपकी और सरकार की लड़ाई है, पीछे आम लोग जा रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को भी हमारे बारे में सोचना चाहिए, उनको भी निकलना चाहिए कि ये हमारे बच्चे हैं, 9,000 रुपये क्या करेंगे? इनको भी चाहिए था यहाँ के लोगों को भी कि वो भी हमारे साथ निकलनी चाहिए। तो देख सकते हैं आप किस तरह से आंदोलन पे बैठे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सराज कुमार है। मैं कितने टाइम से इस डिपार्टमेंट में? मैं सर 16 साल से इस डिपार्टमेंट से काम कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैं आपके माध्यम से शुक्रिया करना चाहता हूँ। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ आपका कि आप हमारी बात कम से कम ऊपर सतह तक पहुँचा रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे बोले कि परसों जैसे रविंद्र रैना जी वहाँ पर आए और NYC जो हमारे वो भी एक डेली विजर्स हैं, तो उनको पे नहीं मिल रही थी। उन्होंने कहा कि हमने इनका मसला क्लियर कर दिया। वैसे ठीक है सर, जब उनका मसला आपने क्लियर किया, क्या हमारा मसला आप क्लियर नहीं कर सकते हो? क्या हमारी बात आप LG के साथ बात नहीं कर सकते हो? क्या हमारा मसला आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो? क्या वो पेंडिंग वेजेस जो है, मिनिमम वेजेस एक्ट जो है, उसको आप लागू नहीं कर सकते हो? भाई सर, आपका आज LG आपका लाया हुआ, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, सब हमारे हैं, आप हमारा काम कर सकते हैं, आपका पावर है। अगर आप इलेक्शन से पहले ये काम कर सकते हैं सर, आप ही CM बन सकते हैं। आपको ये हमारा दावा है कि आप ही बैठ सकते हो। 50 बार बोले और ये भी बता रहे हैं कि जब तक हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा आंदोलन जो है इसी तरह से देखने को मिलेगा। अब देखना ये होगा कि सरकार इनके लिए किस तरह का कदम उठाती है। फिलहाल के लिए